हे गाइस, चलिए स्वागत करता हूँ मैं अपने वीडियो पर जो जीएस पे बेस्ड है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एक क्वेश्चंस करवा रहा था पिछले दिनों से, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं एक नया प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए जरा। 1488 ईस्वी में किस पुर्तगाली नाविक के द्वारा सर्वप्रथम भारत आने का प्रयास किया गया? सर्वप्रथम भारत आने का प्रयास किया गया। ओके, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला लिखा है क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा लिखा है बार्लो मैथ्यू डियाज, दूसरा क्या लिखा है बार्लो मैथ्यू डियाज, दूसरा क्या लिखा है बार्लो मैथ्यू डियाज, तीसरा तुम्हारा लिखा है वास्को डिगामा और चौथा लिखा है अल्बुकर्क। तो आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? बार्लो मैथ्यू डियाज। क्या हो जाएगा? बार्लो मैथ्यू डियाज। इसने 1488 ईस्वी में, कब? 1488 ईस्वी में भारत आने का प्रयास किया। ठीक है, भारत आने का प्रयास किया, किंतु ये असफल रहा। किंतु ये जो है असफल रहा। क्यों रहा? क्यों ऐसा हुआ? इसका मैं आपको कारण बताऊंगा, पूरा का पूरा लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। अब जैसे दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग। वास्को डिगामा ये वही व्यक्ति है जो पुर्तगाल में जो समुद्र है, पुर्तगाल में जो समुद्र है उस पे ये नाव चलाता था और जिस देश के समुद्र में जहाज डूब जाया करते थे उनको उस देश तक पहुंचाता था और उसके बदले जो इसको धन मिलता था या जो सिक्के मिलते थे उससे ये क्या करता था, अपना गुजर बसर करता था। तो इसका यही काम हुआ करता था, क्योंकि आप लोगों ने पहले के जहाज देखे होंगे तो उनमें क्या लगा होता था, उस देश का झंडा लगा होता था। तो जिस देश का जहाज होता था तो उस देश तक ये पहुंचाता था और इसको उसके बदले में क्या मिलते थे, अशर्फियां वगैरह मिलती थी, जो सिक्के वगैरह थे वो मिलते थे। तो ये नाविक था और इसका यही काम था कि जहाजों को पकड़कर उनके देश तक वापस पहुंचाना। फिर ठीक है, अल्बुकर्क ये कौन था? तो ये जो है अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगाली साम्राज्य, ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली साम्राज्य का? तो अल्बुकर्क है। कौन है? अल्बुकर्क है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने भारत के लक्षद्वीप में, कहां पर? भारत के लक्षद्वीप में 2 किलो का निर्माण करवाया था। कितने किलो का? 2 किलो का निर्माण करवाया था। पहले का नाम था अजीदन। क्या नाम था? पहले का नाम था अजीदन और दूसरे का नाम था कन्नौर। क्या नाम था? कन्नौर। ठीक है, पहले किले का नाम था अजीदन किला और दूसरे का नाम क्या था? कन्नौर किला। ठीक है, ये दोनों के दोनों किले किसके द्वारा निर्माण कराए गए थे? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा कराए गए थे। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा कराए गए थे। पुर्तगालियों में से कौन? तो बात करोगे अल्बुकर्क की। अभी जो वास्को डिगामा था ये क्या होता है, 1498 में ये भारत पहुंचा। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि 1498 इसने भारत की खोज की। ठीक है, 1498 में इसने भारत की खोज की। कब की? 1498 ईस्वी में इसने भारत की खोज की। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये निकला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन ये पहुंच कहाँ गया? तो ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका में। तो इसने अमेरिका की खोज कर ली। किसकी? अमेरिका की खोज कर दी इसने। अमेरिका की खोज कर ली। तो चारों ऑप्शंस में आपको पता चल गया कि बार्लो मैथ्यू डियाज जो था वो 1488 ईस्वी में भारत आने का प्रयास किया था, किंतु यह असफल रहा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बार्लो मैथ्यू डियाज। अब देखो मैं आपको मैप बना के बताता हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको ये पतला वाला देश जो है, ये जो देश है ये आपका है पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल है। कौन सा है? ये पुर्तगाल है। ठीक है,
एवज में ऐसा एक देश है, ठीक है, ये देश जो है इसको बोलते हैं स्पेन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पेन, ठीक है। अगर पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की बात करोगे तो पुर्तगाल की राजधानी जो है वो है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। और जो स्पेन की राजधानी है वो है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? तो आप लोग बात करोगे स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड, ठीक है। अच्छा, स्पेन के ऊपर एक ऐसे बड़ा देश बसा हुआ है, उसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फ्रांस, जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। यहीं पे आपने सुना होगा एफिल टावर। क्या? एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में ही स्थित है। पेरिस में ही स्थित है। अब देखना लागू, यहां से एक देश ऐसे बसा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। कौन सा? मोरक्को, ठीक है। कौन सा देश है? तो आप लोग बात करो कौन सा देश है, तो बात करोगे मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को देश है। मोरक्को देश है, ठीक है। मोरक्को देश की खासियत क्या है? मोरक्को देश की खासियत क्या है आप लोग बात करेंगे। मोरक्को देश की खासियत क्या है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और जो यहाँ से आपको ये जो जल है ये ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जलसंधि है, यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि ये जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि जो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है उस जलसंधि का नाम बताइए। तो क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा जिब्राल्टर जलसंधि, जो क्या करती है स्पेन और मोरक्को को आपस में अलग करेगी। लेकिन इनको अलग करने से साथ साथ ही ये जो है यूरोप का हिस्सा है। किसका है? यूरोप का है। और ये किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का है। तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से भी कौन सी जलसंधि अलग करेगी? तो आप बात करोगे जिब्राल्टर जलसंधि, ठीक है। तो सुनिए कहानी क्या चली थी। हमने कहा जो पुर्तगाली थे, ठीक है। पुर्तगाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्टोलोमेउ डियाज। ये भारत जा रहा था, ठीक है। ये भारत जा रहा था, लेकिन इसको यहाँ पर अचानक से मिल गया तूफान। इसको अचानक से तूफान मिल जाता है। इसको जब अचानक तूफान मिल जाता है तो ये वापस देश लौट जाता है। और जब ये वापस अपने देश जाता है तो अपने देश के राजा से कहता है कि वहाँ क्या है, वहाँ जो है वहाँ का रास्ता बहुत ही बेकार है, वहाँ जो है हमेशा तूफान आया करते हैं, इसलिए वहाँ जाना जो है वो खतरों से खेलना है। लेकिन वहाँ के राजा ने कहा कि अगर वहाँ पर जब समुद्र है तो क्या हमेशा समुद्र में तूफान चक्रवात आते हैं क्या? तो हमेशा चक्रवात नहीं आते, ठीक है, हमेशा चक्रवात नहीं आते। फिर एक व्यक्ति था स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का था। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये निकलता है 1492 में। कब? 1492 ईस्वी में, ठीक है। 1492 ईस्वी में निकलता है और ये भारत की खोज करने जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से आ रहा होता है ये, तो इसको तूफान यहीं पर मिल जाता है। इसको तूफान यहीं पर मिल गया। और जब इसको तूफान मिल गया तो इसको जाना था इस तरफ, लेकिन ये इस तरफ ना जाके इसको हवाओं ने इस तरफ मोड़ दिया। जब इसको हवाओं ने इस तरफ मोड़ दिया तो इसी तरफ बसा था उत्तरी अमेरिका। तो ये आ तो रहा था भारत की खोज करनी, लेकिन खोज किसकी कर दी? तो उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी। कब खोज की? तो 1492 में। किसी बुक में 1493 में लिखा हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1492 लिखा हुआ है। कब? 1492 लिखा हुआ। तो मैंने एनसीईआरटी बुक को अप्लाई किया है, ठीक है, 1492 ईस्वी में। तो अब बात करते हैं ये पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में आए, ठीक है। पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों से भारत ने सीखा क्या? तो सबसे पहले तंबाकू की खेती।
तंबाकू की खेती किससे सीखा भारतीयों ने? तो आप बताओगे पुर्तगालियों से। किससे सीखा? पुर्तगालियों से सीखा। दूसरी बात आलू की खेती करना। आलू की खेती करना किससे सीखा? तो ये भी किससे सीखा? पुर्तगालियों से सीखा। तीसरी बात था प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो मशीनें थी वो भारत में कहाँ से सीखा गया? तो वो भी कहाँ से सीखा गया? पुर्तगालियों से सीखा गया। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि 1488 ईस्वी में किस पुर्तगाली नाविक के द्वारा सर्वप्रथम भारत आने का प्रयास किया गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इसने 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की, भारत की खोज करने निकला था। बार्लोमेथ्यू डियाज ये निकला तो था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन इसको जब तूफान मिल जाता है तो ये वापस अपनी जान बचा के भाग जाता है। तो सर्वप्रथम प्रयास पहले किसने किया? 1488 ईस्वी में बार्लोमेथ्यू डियाज। बात करेंगे वास्को डी गामा की, कि 1498 में भारत आता है और भारत की खोज करता है, और ये भारत के राजाओं से मिलता है, भारत के राजाओं से मिलेगा, और इसको ये जिस उद्देश्य से भारत में आता है मसालों के लिए, इसको मसालों से भरा हुआ जहाज भेज दिया जाता है। लेकिन ये फिर भारत आता है दोबारा, और 3 बार भारत कुल चक्कर लगाता है, और 1503 में इसकी भारत में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो मैंने आपको मैप बना के भी दिखा दिया है कि फ्रांस है ऊपर, फ्रांस की सीमा स्पेन से लगती है। ठीक है, जो पुर्तगाल है वो केवल एक देश से अपनी सीमा को साझा करता है, वो कौन सा है? तो वो है स्पेन। ठीक है, स्पेन से। ठीक है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? लिस्बन हो जाएगी। स्पेन की क्या हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी। जबकि जो मोरक्को है, मोरक्को और स्पेन को अलग करती जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। आप लोग जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिससे मेरा भी मन क्या होता है कि इससे लगा रहता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग प्यार नहीं देते तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं और बढ़िया क्वेश्चन दूं, इतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन को डीप में ले जाता हूं कि आपको यूपी पीसीएस की भी तैयारी करनी तो भी इस क्वेश्चन से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा लेवल को डीप तक ले जाता हूं कि आपको समझ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? ठीक है, किस वर्ष शामिल हुआ? भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1982, 1980, 1981 और 1971। ठीक है, 1971। 4 ऑप्शन है आपके पास। आप लोग देखिए कि भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन में कब शामिल होता है। जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, भारत जो है रामसर कन्वेंशन में कब शामिल होता है? ठीक है, भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल होता है? जल्दी से कमॉन गाइस। भारत कब शामिल होता है? ठीक है, तो चलिए मैं खुद बता रहा हूँ। भारत जो है 1982 को रामसर कन्वेंशन में जुड़ता है। ठीक है, आप लोग कोई डाउट है? आप लोगों का डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, भारत जो है 1982 में रामसर कन्वेंशन में जुड़ता है। जुड़ता कब है? तो 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी 1982 को भारत जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल हो जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि आर्द्र भूमि, रामसर का मतलब होता है आर्द्र भूमि। क्या है? आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए एक ऐसी संस्था जो पूरे विश्व भर में काम करती है, उसको बोलते हैं रामसर साइट्स। क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स। तो पूरे विश्व में
पूरे विश्व में रामसर साइट यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में पूरे विश्व के बहुत सारे देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ये जो समझौता है इसको 2 फरवरी 1971 ईस्वी को 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक स्थान में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया गया। इसमें बहुत से देशों ने भाग लिया। बहुत से देशों ने भाग लिया, लेकिन फिर बहुत सारे देशों ने ये फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, 2 फरवरी 1973 से इसको प्रति 3 वर्ष में एक बार आयोजित करेंगे। ठीक है, यानी जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फरवरी को, इसको इन लोगों ने फिर 2 फरवरी 1973 में निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हर 3 वर्ष बाद एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको मनाएंगे। पहली बार इसे 1974 में आयोजित किया गया। कब? 1974 में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, लेकिन अभी देखो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो भारत इसमें जुड़ता है 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत जुड़ता है। और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। लालो, आर्द्र भूमि तुम लोग पूछोगे आर्द्र भूमि क्या होता है? तो आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भूमि और जल की मात्रा दोनों पाई जाती हैं। जैसे हमने कह दिया ये वाला जो टुकड़ा है, इसमें इतना वाला जो ये है जल का टुकड़ा है, ये जल है, और इसमें से क्या है, ये जो क्या है, ये थल है। लेकिन ये जो जल है इस थल में भी आ जाए तो इसको हम बोलते हैं आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, भारत में या फिर पूरे विश्व में 4% आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। कितने? 4%। तो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में केवल 4% आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। कितने? 4% आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। लेकिन इन 4% आर्द्र भूमियों में पूरे विश्व के 40% जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने? 2 फरवरी 1971 को पहली बार रामसर नामक स्थान में इसका आयोजन किया जाता है। 2 फरवरी 1973 को यह फैसला लिया गया कि हर 3 वर्ष में एक बार इसको आयोजन करेंगे। 1974 में पहली बार आयोजित किया गया। 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत जुड़ता है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में केवल 4% आर्द्र भूमियां हैं, लेकिन इन 4% आर्द्र भूमियों में 40% जीव जंतु निवास करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे जो आर्द्र भूमि है इनको हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? तो आर्द्र भूमि को पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। दूसरा, इसे पृथ्वी का सुपर मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मार्केट भी
कहते हैं, इसे पृथ्वी का सुपरमार्केट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन लालो एक बात याद रखना तुम लोग, जो आर्द्र भूमियां हैं, अगर आर्द्र भूमियां विश्व में नहीं होंगी तो पीने का पानी, पीने का स्वच्छ पानी, पीने के लिए स्वच्छ पानी का अभाव हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। और जब स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो बीमारियां अत्यधिक मात्रा में आएंगी, अत्यधिक मात्रा में आएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्द्र भूमियों से स्वच्छ पानी का कनेक्शन कैसा है, तो लालो एक काम करो तुम, पूरा विश्व ये है और इसमें पूरे विश्व में क्या करो, रोडों का जाल बिछा दो तुम लोग, रोडों का जाल बिछा दो। अब जब बारिश होगी ना, बारिश होगी तो पूरे पृथ्वी में सभी जगह तो पक्की रोडें हैं, पक्की रोडें हैं, तो जो पानी बरसेगा, जो पानी बरसेगा वो पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, यहाँ पर रोडें हैं पूरी, ठीक है, पृथ्वी का अंदर वाला इलाका ये, ठीक है, ये पूरी रोडें हैं। तो जब पानी बरसेगा तो यहाँ से पानी जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा, पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर से रोड बिछी हुई है, इसकी परत बिछी हुई है, तो ये परत से पानी तुरंत ऐसे बहेगा और ऐसी स्थिति में बाढ़ ज्यादा आएंगी। क्या आएंगी? बाढ़ ज्यादा आएंगी, बाढ़ ज्यादा आएंगी। बाढ़ जब ज्यादा आ जाएंगी तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अब सुनो, आर्द्र भूमियां जो हैं, आर्द्र भूमियां जो हैं, इनमें पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। मान लिया बारिश हुई और यहाँ घर के आसपास देखा होगा भारत सरकार ने बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया है, नहरें बहुत सारे उनके संरक्षण के लिए काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ जब पानी आता है, बहुत दिन तक भरा रहता है, तो पानी यहाँ से रिस रिस के जाता है जमीन के अंदर। और जब आप लोग समरसीबल कराते हैं तो यही पानी जो है पीने के लिए हमें उपलब्ध होता है। कभी कभी तुमने सुना होगा कि ये देखो लेयर है पृथ्वी की, अगर ये देखो घर है, यहाँ से तुमने बोरिंग कराई तो यहाँ पर पानी क्या बोलते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जो समरसीबल करने वाले होते हैं यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, इसका मतलब यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है। तो लालो इसका कारण ये है कि जो पानी है पूरी पृथ्वी में नीचे ऐसे पानी नहीं पाया जाता है कि आप लोग ऐसे बोल दो कि कहीं भी मोटर करा दो तो पानी निकल लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पानी जो है ऐसे मिलता है, ठीक है, कहीं पर यहाँ मिल गया, कहीं पर यहाँ मिल गया, ऐसे पानी भरा है, ठीक है। तो अगर आपने क्या बोला, आपने यहाँ पर समरसीबल करवाई तो आप तो यहाँ आपके पाइप पड़े और यहाँ तक चले आए, और एक स्थिति ऐसी आएगी आपको पानी मिलेगा ही, लेकिन थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी अगर इस तरफ कर दोगे तो पानी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ करवाया तो यहाँ पानी मिल रहा था, यहाँ नहीं मिला, तो आपको मिलेगा यहाँ पर बहुत दूर मात्रा मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी पानी पास मिल जाता है और कभी कभी पानी दूर मिलता है, तो वो सब आर्द्र भूमियों की वजह से होता है। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। और इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले 1971 में एक संस्था बनाई गई, उसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं जरा इसको रफ करूं थोड़ा, चलिए अब देखना लालो, वर्तमान में अगर बात करें भारत की, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं, कितनी रामसर साइटें, तो आप लोग बताओगे 49। कितनी रामसर साइटें, तो 49 है। लेटेस्ट वाली आपको याद रखनी, ठीक है, ये पूरी की पूरी 49 नहीं याद करनी, आपको लेटेस्ट की याद रखनी, ठीक है। लेटेस्ट में कौन कौन सी उनको याद रखना है, ठीक है, लेटेस्ट में कौन कौन सी उनको याद रखना। जैसे हमने कहा कि 2022 में 2 नई रामसर साइटें जुड़ी, कौन कौन सी थी, तो एक थी खिजाड़िया, कौन सी, खिजाड़िया, ठीक है, कौन सी, खिजाड़िया, जो कहाँ है, जो गुजरात में है। और दूसरी जो थी ये 48वें नंबर की थी, और एक थी 49वें नंबर की, उसका नाम है बखीरा। क्या नाम है, बखीरा, जो कहाँ है, जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखा होगा तुमने, सुना होगा खिजाड़िया से खिचड़ी याद रखो, जो गुजरात की खिचड़ी है ना, लो गुजरात की खिचड़ी है वो मीठी होती है। कैसी होती है, मीठी होती है। तो गुजरात की खिचड़ी मीठी होती है, यानी कि खिजाड़िया कहाँ पर है, गुजरात में है। और बघीरा से याद रखना तुम लोग, बघीरा गया उत्तर प्रदेश में, तो
बखीरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आप बोलोगे कि आप और क्या याद रखना है आपको? आप इतना याद रख लेना, जिस प्रदेश में रहते हो आप उस प्रदेश की याद रख लेना। मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में इस समय रहता हूँ, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, तो मुझे पता है उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइटें हैं? टोटल 9 रामसर साइटें, टोटल 9 रामसर साइटें। टोटल कितनी रामसर साइटें? टोटल 9 रामसर साइटें। 9 रामसर साइटें कितनी है? 9 रामसर साइटें। तो अगर हम 2021 की बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे, तो 2021 में 5 रामसर साइटों को, कितनी? 5 रामसर साइटों को जोड़ा गया, जो भारत की हैं, जो भारत की हैं। 2 गुजरात की हैं, 2 गुजरात की हैं, 2 गुजरात की हैं, 2 हरियाणा की हैं और 1 उत्तर प्रदेश की, ठीक है, 1 उत्तर प्रदेश की है। जरा मैं एक बार देख लूँ सही चल रहा है कि नहीं, सब चल रहा है, वेरी गुड, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, देखिए जैसे हमने कह दिया कि पहली कौन सी हो जाएगी, तो पहली 2021 में, कौन सी? 2021 में बांधवाना, कौन सी? बांधवाना, ठीक है, बांधवान। ये कहाँ पर है? तो ये आप लोग बता दोगे गुजरात में है। कौन सी है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक थोल है, कौन सी है? थोल, ठीक है, थोल। थोल भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? ये है गुजरात में। थोल भी कहाँ है? गुजरात में। थोल भी कहाँ है? तो गुजरात में। अब 2 हरियाणा में, एक यहाँ पर लिख लीजिए जरा, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर। कौन सी है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो स्थित कहाँ है? जो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है, जो हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में एक और रामसर साइट है, हरियाणा में एक और रामसर साइट है जिसका नाम है भिंडवास। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भिंडवास। क्या नाम है इसका? भिंडवास। तो ये भी कहाँ है? ये भी है हरियाणा में, ठीक है, ये भी कहाँ है? हरियाणा में। और 4 ये हो गई, और एक और रामसर साइट जुड़ी थी जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। क्या नाम है? हैदरपुर रामसर साइट, हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। तो आपने लेटेस्ट वाली याद रखना है आपको। एक बार फिर से याद रखना, भारत रामसर कन्वेंशन में किस बार शामिल हुआ था? तो आप लोग बताओ 1982 में। डेट कौन सी हो जाएगी? 1 फरवरी 1982 को, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है, ठीक है। इसमें क्या फैसला लिया गया कि हम लोग प्रति 3 वर्ष में इसको मनाएंगे। 1973 में 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत इसमें 1982 में शामिल होता है, 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। पूरे विश्व में केवल 4% आर्द्रभूमियां हैं लालो, 4% आर्द्रभूमियां हैं, लेकिन इन 4% आर्द्रभूमियों में 40% जीव जंतु निवास करते हैं। 2021 में रामसर साइटें भारत में कौन कौन सी जोड़ी गई? तो बधावन, थोल। बधावन और थोल कहाँ की? गुजरात की हैं। और सुल्तानपुर और भिंडवास, सुल्तानपुर और भिंडवास, ये दोनों की दोनों कहाँ की हैं? ये दोनों की दोनों हरियाणा की। तो सुल्तानपुर है वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? हरियाणा का। इसके बाद हैदरपुर को भी जोड़ा गया, जो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, इसको जोड़ा गया। और इसके बाद जो 49वीं और 48वीं है, खिजाड़िया गुजरात में और बखीरा उत्तर प्रदेश में। तो बखीरा जो है वो उत्तर प्रदेश की है। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? 9 हो गई। आप जिस राज्य से हो लालो उस राज्य की याद रख लेना। 2021 में 5 रामसर साइटें जोड़ी गई। तो मैंने सब कुछ करा दिया आपको, ठीक है। तो लालो, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिए और दिल से शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल इसी टाइम और इसी समय, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।